Morning, sir. May I come in? Yes. Come in. Morning. Morning, sir. बैठ। Thank you, sir. आप अपना बिना नाम बताएं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। Sir, I have completed my 10th in 2017 from Mahavir Public School with 10 CGPA, and in 2019 I have completed my 12th from Mahavir Public School with 95.6%, and in 2023 I have done Bachelor of Engineering in Mining Engineering from Mugdiram Bangar Memorial University, and I was also enrolled in NCC meanwhile in my college, and after that I have worked in Hindustan Copper Limited as a graduate engineer trainee in mining engineering. आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में है वो अपनी ग्रेजुएशन की। जी सर। और माइनिंग में ही आपने है वो सर्विस ज्वाइन कर लिया हिंदुस्तान कॉपर। जी सर। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं? सर डेफिनेटली मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, अच्छी पे स्केल भी थी, बट सर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में इनॉग्रेशन में एक सिविल सर्वेंट थी मैम, वो स्पीच देने आई थी, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, बट ड्यूरिंग द जो प्लेसमेंट टाइम्स हुआ तो उस टाइम थोड़ा सा स्टूडेंट्स में होता है कि एक बार मतलब जो एक्सपीरियंस कर ले जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसको, तो इसी रीजन से मैंने भी जॉब ज्वाइन कर ली, बट मीनवाइल इन माय जॉब मैंने रियलाइज किया कि माय इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इसलिए मैंने सब तो आपने यदि मान लीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ हेल्पफुल रहेंगे आपके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनिंग प्रोफेशन ने मुझे बहुत मतलब टफ बनाया है, बिकॉज डिफिकल्ट टेरेन में काम करना पड़ता है, एंड सेकेंडली सर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड सर थर्डली राजस्थान बीइंग अ वेरी मिनरल रिच स्टेट, तो डेफिनेटली मेरी जो नॉलेज है वो एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे हेल्प करेगी। तो राजस्थान में जो मिनरल के रूप में तो रिच है, बहुत रिच है राजस्थान, लेकिन जो अवैध खनन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान में। पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट भी काफी प्रयास करती है, फिर भी अवैध माइनिंग है वो कम नहीं हो रही। तो इस अवैध माइनिंग की समस्या से अब यदि आपको मान लीजिए माइनिंग डिपार्टमेंट में ही है वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सर्विस करने का मौका मिले, तो इस अवैध माइनिंग की जो समस्या है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी का दौर है मैं उस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यूज करूंगी, जैसे अभी जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग जैसी चीजें, और माइनिंग में सर ड्रोन सर्विलेंस, इसके अलावा सर रिमोट सेंसिंग वगैरह जैसी चीजों को यूज करके सबसे पहले तो अगर माइनिंग मतलब अवैध जो माइनिंग हो रही है उसका हम पता लगा सकते हैं। सेकेंडली सर जो अभी डिजिटल हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं जैसे कि ई रवाना सिस्टम या फिर ई ट्रांजिट परमिट जो होते हैं, इनका यूज करके हम, और सर इसी के साथ हम लोग जो कंप्यूटराइज वेब ब्रिज सिस्टम होते हैं इनको यूज करके जो भी मतलब जो भी माइनिंग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनका जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकेंगे, जिससे कि हम प्रॉपर एक्शंस ले सकें। ये एमबीएम यूनिवर्सिटी, एमबीएम का क्या फुल फॉर्म है? सर मुगमीराम बांगर मेमोरियल यूनिवर्सिटी। ये ऐसा नाम क्यों रखा गया है? सर मुगमीराम बांगर जी जो हैं वो उन्होंने उनके जो सन थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बांगर ग्रुप के, तो उनके सन ने 80 लाख रुपए डोनेट किए थे कॉलेज को बनाने के लिए, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए नाम उन्हीं का रखते हैं। ठीक है, ये G20 सम्मेलन हुआ है अभी। जी सर। क्या है ये G20 है? सर G20 एक 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, जिसमें सर अभी जो समिट है वो जोहान्सबर्ग में हुआ है, जो कि पहली बार साउथ अफ्रीका में समिट हुआ है, और सर इसमें जो की ऑब्जेक्टिव जो थे वो एनर्जी रिलेटेड और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, एंड इसी के साथ जो ग्लोबली डेटा शेयरिंग और इन सब चीजों से रिलेटेड है। इसमें भारत को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मान्यता देने की बात की गई है।
सॉरी सर, मैं थोड़ा अवेयर नहीं हूँ, मैं ये प्रिपेयर नहीं कर रही थी। अच्छा, अभी जो ट्रम्प ने है वो यूक्रेन को है वो पीस प्लान दिया है। जी सर। क्या है उसमें, है वो क्या दिया है पीस प्लान में, क्या एजेंडे रखे हैं? सर पीस प्लान में जो भी टेरिटरीज जैसे कि क्रीमिया, डोनेट्स्क और टोटल 5 टेरिटरीज है, मैं बाकी के नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, तो उन पर एक तो रशिया का जो ऑक्यूपेशन है उसको और यूक्रेन को मानना पड़ेगा, और सेकेंडली सर 2 रीजन्स हैं उन पे सीज फायर, मतलब वहां पर उनकी जो एक तरह से सीज फायर की बाउंड्रीज हो जाएंगी, और इसी के सर फिलहाल में यही रिकॉल करना है। आपका कोई रोल मॉडल है यहाँ राजस्थान में कि जिसको देखकर आप है वो सबसे ज्यादा है वो प्रभावित हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए? सर अभी तो मैं जो IAS ऑफिसर हैं मिसेस टीना डाबी मैम, उनको देख के बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं, एंड रिसेंटली उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है फॉर जल जीवन मिशन में बाड़मेर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उससे रिलेटेड सर। वो रोल मॉडल है। उन्होंने बाड़मेर से पहले है वो जैसलमेर रही हैं। जी जैसलमेर में भी कोई प्रयोग किया था? सॉरी सर, अभी मैं ये रूमा देवी का नाम सुना आपने? नहीं सर। रूमा देवी का नाम नहीं सुना आपने? सॉरी सर, नहीं। एक सोशल वर्कर है राजस्थान की, फेमस सोशल वर्कर। सर नाम सुना है मैंने, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। ये भी प्रदूषण को लेकर है वो बहुत ज्यादा है वो पेपर में आ रहा है कि हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सांस लेना भी है वो मुश्किल हो रहा है। इस तरह की समस्या का क्या समाधान हो सकता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मतलब सर शॉर्ट टर्म में तो हम इमीडिएट जो पोल्यूशन के कॉजेज है, जैसे सर अभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चल रहा है जिसमें 4 स्टेजेस हैं। तो सर जैसे हम लोग जो मेजर पोल्यूशन क्रिएट करने वाले जो इंडस्ट्रीज है, जैसे सर सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली के संदर्भ में है, जिसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो सर अभी जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का यूज किया गया, जैसे 50% जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को ऑफिस आना है, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सेकेंडली सर जैसे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन में जैसे कि सर वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, इनका यूज किया जा सकता है जिससे डस्ट सप्रेस हो सके। और सर इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेजर्स में तो सर हमें जो कॉज है उस रूट कॉज जो है उसको ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हम क्लीन फ्यूल्स की तरफ जाएं और हम मतलब सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें। ये कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए है वो उस लेबर कोड से बनाए गए हैं। जी सर। इनके बारे में कुछ बताएं? सर पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, बट मुझे थोड़ा आइडिया मैं वो बता सकती हूँ। सर इसमें 4 जो कोड्स हैं उनसे रिलेटेड है ये। एक तो वेजेस कोड, वेजेस एक्ट है, और सर इसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अलावा सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक एक्ट है, और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन से एक्ट है। तो बेसिकली सर जो एक तो मिनिमम वेजेस का प्रोविजन है इसमें, और सर जो गिग इकोनॉमी है उसको भी सोशल सिक्योरिटी के परव्यू में लाने के लिए किया गया है। और सर इसी के साथ जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हैं, जिसमें CGI ऑफ इंडिया। जी सर। कौन है? सर अभी मिस्टर सूर्यकांत सर हैं, 53rd CGI ऑफ इंडिया। एक ज्ञानेश कुमार जी भी है, वो काफी चर्चा में है। सर मैं आई थिंक सर ये इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। क्यों चर्चा में क्यों? सर मैं प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बस शायद इनका कुछ स्टेटमेंट था जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। वुमेन या फिर प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट था कि कैमरास लगाने से रिलेटेड बूथ ऑफिसेस में, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट। या कोई SIR को लागू करने के लिए चर्चित है? हाँ सर, SIR तो वैसे मतलब अभी बहुत ज्यादा चर्चे में न्यूज में चल ही रहा है सर। क्यों चर्चा में क्यों हो रही है SIR? सर अभी रिसेंटली तो जो BLOs की प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, सुसाइड्स एंड हार्ट अटैक से रिलेटेड उनका चल रहा है। और उसके अलावा जो पहले से
ओपोजिशन SIR का विरोध कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चर्चा। ये क्यों है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों है, ऐसा क्या है इसमें कि इनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, बीएलओ है वो प्रेशर आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, सुसाइड भी कर रहे हैं, क्या ऐसा क्या काम है कोई बहुत? सर एक तो जो टाइमलाइंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके साथ जो टारगेट्स है वो बहुत हैवी है, और उसी के साथ आज ही के न्यूज़पेपर में था कि सर मतलब जो थ्रेट मतलब फियर है बीएलओ के मन में रिगार्डिंग की उनके ऊपर पीनल एक्शन ना हो जाएगा, वो डेडलाइंस फिनिश नहीं कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी राम मंदिर पर धर्म ध्वज है वो कह रहे हैं जी उस ध्वज पे है वो 3 साइन है जी सर। कुछ बता सकते हो 3 साइन सॉरी सर, अभी नहीं सर, पढ़ नहीं पाई इसलिए। ओके, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और माइनिंग इंजीनियरिंग में आपने बीटेक और अभी आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं। जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज ग्राउंड का अगर कोई और लड़का होता तो मैं उसको आपकी जगह पे, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे ऐसे तर्क बताएं कि आप उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ में उसके एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा। हम आपको वागड़ में भेज देते हैं। वागड़ का एरिया कौन कौन सा है? वागड़ रीजन सर। हाँ सर साउथ का जो कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सर वागड़ में भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ डूंगरपुर रीजन। जहाँ पे आप अकेली हैं और आपके पास में कोई दूसरा जो है वो भाषा को कन्वर्ट करे, वो कोई नहीं है, आप अकेली हैं और उधर आप चले जाते हैं जहाँ पे उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही और आप जो कहती हैं उनको समझ में नहीं। यू आर कंफर्टेबल हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, बट यू कांट स्पीक वेरी वेल मारवाड़ी एंड वागड़। और एक मेरे जैसा कोई साधारण कोई और बच्चा जहाँ पे जाकर के रात्रि चौपाल के अंदर वो सारी समस्याएं सुन लेता है और उनको एग्जीक्यूट कर पाता है, क्योंकि आपकी जो स्कूलिंग और आपकी जो एकेडमिक्स हुए हैं वो सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर में है। आप इन तक बताएं कि मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकूं। आप क्या क्या चीजें अडॉप्ट करेंगे? अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्लीज बताएं। सर मैं एक मिनट। सर सबसे पहले तो क्योंकि मेरी अगर पोस्टिंग वहाँ हो रही है तो मुझे कुछ समय पहले ही पता चल जाएगा कि मेरी पोस्टिंग वहाँ की जा रही है। पोस्टिंग आज होती है, कल तक पता नहीं रहता, शाम को आदेश बताया नहीं जाता कि आप कल जो है 15 दिन बाद वागड़ भेजी जाएगी। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले तो मैं मतलब कुछ समय लूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी भाषा सीख सकूं, क्योंकि और सर वरना एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और सर इसी के बाद जो मुझे लगता है कि सर वागड़ रीजन में एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो वुमेन मतलब वहाँ पे अभी रिसेंटली देखा गया कि जो नाबालिग लड़कियां हैं वो ये साउथ का जो रीजन है वागड़ रीजन, वहाँ पर बहुत ज्यादा उनका मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है अर्ली। तो सर मैं बीइंग अ वुमेन ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक वुमेन की प्रॉब्लम क्या है और उसे एड्रेस कर सकती हूँ। और सर इसी के साथ एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का जो अगर कोई ऑफिसर है और एक मैं हूँ, वागड़ भी बहुत मिनरल रिच स्टेट है, तो वहाँ पे भी मेरी एक्सपर्टीज बहुत काम आएंगी। और इसी के साथ सर आप ये बताएं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर माइनिंग जैसा डिपार्टमेंट कौन देगा और कितने साल तक देगा? सर जरूरी नहीं है कि मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा तो ही मैं माइनिंग से रिलेटेड काम कर सकूं। आपको जितनी प्रकार की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं, जिसके अंदर लाडो योजना है, जन सुरक्षा योजना है, उसके बाद में SIR जैसे काम करने लगेंगे आप, वहां जाकर के आपको किसी तहसील या उपखंड में बिठाया जाएगा तो आप एक खनिज खोजने लगेंगे आप? नहीं सर, जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मैं वो करूंगी, बट सर मैं अपने जो कलीग्स हैं उनसे मैं रोज मिलूंगी और उनसे मैं थोड़ा सा सर मुझे नहीं लगता कि जो मारवाड़ी है और मतलब जो राजस्थान की लैंग्वेजेस है उनमें ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप टेक्नोक्रेट्स हैं तो माइनिंग में अगर आप ज्यादा जाते तो बेहतर कर पाते राजस्थान के लिए, भारतवर्ष के लिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं जोधपुर की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं। कायलाना झील के बारे में अपन चर्चा सुनते हैं, उसके बाद में जल आपूर्ति जो जोधपुर के अंदर, इसके अलावा कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग, जल मार्ग? सर कायलाना के अलावा और भी लेक्स हैं, इसके अलावा कुछ डैम्स हैं, और सर फिर ट्रेडिशनल जो वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं वो भी। स्मगलिंग बहुत ज्यादा जोधपुर के अंदर चलती है, युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा क्रेज, क्योंकि बाड़मेर और बालोतरा के आसपास का एक जो ट्रांजिट रूट है वो हरियाणा से लेकर के और जोधपुर के माध्यम से गुजरता है। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए वो विभिन्न अभियान जिसपे इन पे अंकुश लगाया गया। सर एक अभी जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर कि एक तो है कि
नया सवेरा मिशन है जो कि ड्रग्स को वो तो बहुत पहले से हनुमानगढ़ और गंगानगर में चल रहा है। हाँ सर। इसके अलावा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर एक स्कूल से रिलेटेड है, बट मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है, आप ये बताएं कि जोधपुर की स्थापत्य कला। सॉरी सर। जोधपुर की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। सर जोधपुर का आर्किटेक्चर जो है वो उसमें काफी फोर्ट्स इंक्लूडेड है। उसके अलावा सर अजीत पैलेस के बारे में कुछ बताएं कि ये अपना इंपोर्टेंस क्यों रखता है। सॉरी यू नो अबाउट इट? अजीत पैलेस मैम इज अजीत पैलेस एंड चित्तर पैलेस आर डिफरेंट थिंग्स। अजीत पैलेस जिसको सबसे राजस्थान में पहली बार जो है उसको होटल के अंदर कन्वर्ट किया गया था, अजीत पैलेस। सर आई थिंक उम्मेद पैलेस नहीं, उम्मेद पैलेस अजीत पैलेस की बात। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, आप ही बताएं कि महिला स्वावलंबन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यू नो अबाउट इट? महिलाओं के लिए हाँ सर, विमेन वेलफेयर स्कीम्स के अंदर राजस्थान के द्वारा कौन कौन से फ्लैगशिप स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसमें जो है वो 18 साल से लेकर के 50 साल की महिलाएं लाभान्वित होती हैं। ठीक सर। सबसे पहले तो नमो ड्रोन दीदी योजना है, उसके अलावा सर बैंक सखी है, और सर इसके अलावा जो आपने 50 है सर, अभी यही रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है, आप ये बताएं कि जोधपुर जैसे पुरानी रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कुपोषण और साथ में मातृत्व और मृत्यु दर जी सर सबसे ज्यादा होती है। इसको रोकने के लिए आप विमेन है और वहां पे आपको पोस्टेड कर दिया जाए, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ में कौन कौन से नवाचार करना पसंद करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनको साथ में लेके सर, क्योंकि जो MMR है सर वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो वुमेन है उनके पास अवेयरनेस नहीं है अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स और जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उन सब चीजों के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। और सर इसी के साथ जैसे जो स्कीम्स चल रही हैं कि मातृत्व वंदना योजना, जिसमें सर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, तो सर मैं उसके रिलेटेड भी अवेयरनेस जनरेशन का काम करूँ, क्योंकि सर आई बिलीव कि स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बट उनको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है और उसके रिलेटेड अवेयरनेस ही नहीं है जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ वुमेन है उनके पास। राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, निकाले कम जाते हैं। जी सर। सब लेकिन कह सकते हैं कि वर्सेटाइल उनके पास में सारे के सारे बहुत ज्यादा है, लेकिन जब राजस्थान की इनकम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पे उसका जो हिस्सा है वो कम आता है बिकॉज ऑफ की उनके जो है रेट्स, या कह सकते हैं कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव नहीं हो सकते। ऐसे कौन कौन से भी खनिजों की खोज करी गई है राजस्थान अक्रॉस राजस्थान में, बांसवाड़ा के अलावा जहाँ पे सोने के भंडार कहाँ कहाँ है? सर अभी रिसेंटली बांसवाड़ा के अंदर जिप्सम का न्यू रिसोर्स मिला है सर। आनंद भूकिया और जब भूकिया दोनों जगह भूकिया के आसपास गोल्ड वाला मिला है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जो है ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे कहाँ मिले गोल्ड के रिजर्व्स हैं सर, मैं अभी नहीं रिकॉल। चलिए कोई बात नहीं, अपनी नेबर कंट्रीज है उसमें वहां के जो जनरल मुनीर है उन्होंने एक बहुत बड़ा मेटल जो है यहाँ से ले जाकर के ट्रम्प महोदय को सामने दिखाया। वो कौन सा रेयर मिनरल्स अर्थ वाले थे, लेकिन ये ना अभी काफी जो है वो लाइमलाइट में रहा, तो ट्रैक के अंदर उनको दिखा रहे हैं। और आप तो माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कौन कौन सी मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं भारत में नहीं है? चलिए मेरा सवाल, अफगानिस्तान के साथ में फिर ट्रीटी हुई है कि उन्होंने अपने को इनवाइट कराया है कि यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे माइनिंग कीजिए और यहाँ से आप कुछ लेकर के जा सकते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जहाँ से अपन वहां पे डायरेक्ट डिगिंग कर सकते हैं? अफगानिस्तान ने भी करती है सर। सॉरी चलिए मैं प्लीज। Okay. Can you tell me the head of State Finance Commission, seventh State Finance Commission's head of Rajasthan? Yes, the State Finance Commission. Sorry, but it just recently appointed. Okay, it's okay. Can you please explain the MSAND? What is MSAND? MSAND. MSAND is MSAND stand for manufactured sand. इसमें जो ऑलरेडी मतलब स्टोन्स और
स्टोन्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको क्रश करके सैंड का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और ये जो रिवर सैंड है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि एक तो इसमें जो रिवर सैंड पे प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर हम एम सैंड पे फोकस करेंगे तो। और इसी के अलावा मैम जो एम सैंड है उसकी क्वालिटी भी ज्यादा मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि ये रिवर सैंड हमें नेचुरली मिलती है, बट एम सैंड जो है वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। Okay, then this is okay. So what was the previous governments, the recent government के क्या प्रयास हैं, कौन सी नीति आई है अभी? मैम एम सैंड पॉलिसी आई है 2024 में। Okay, उसमें यही है कि एम सैंड का मैन्युफैक्चरिंग है उसको उस सेक्टर को बूस्ट मिले। और जो रिवर सैंड है क्योंकि रिवर सैंड माइनिंग भी इलीगल है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो हम एम सैंड को बूस्ट करें और इसी के साथ इसी में हम एक्सप्लोरेशन और इसी में R&D करके फर्दर इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके। okay. अभी कौन कौन से मिनरल्स हैं जो जोधपुर के आसपास निकाले जा रहे हैं? मैम जोधपुर में सबसे मेजर तो सैंडस्टोन निकाला जाता है। उसके अलावा मैम सैंडस्टोन के अलावा क्वार्ट्ज निकाला जा रहा है। और मैम अभी यही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। ओके, जिस एक चीज बताइए, जोधपुर में उम्मीद भवन पैलेस है जिसको क्या बोला जाता है? छित्तर पैलेस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये छित्तर सैंडस्टोन का एक टाइप है, छित्तर सैंडस्टोन उससे बना हुआ है। छित्तर स्टोन की जो अपने स्टोन है या जो उसका कहीं और भी उपयोग हुआ है क्या इंडिया में, कोई बहुत ही वैल्यूबल बिल्डिंग बनाने में या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में? मैम जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, आई थिंक रेड फोर्ट जो रेड फोर्ट या पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसे यूज किया गया। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, ये कब बना था? उम्मीद पैलेस। हाँ मैम। क्यों बनाया गया था? उम्मीद पैलेस मैम मैं ये बनाया गया था अकाल राहत। जी मैम, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो हॉस्पिटल बना सकते थे, स्कूल्स बना सकते थे, उन्होंने तो अपने रहने का घर बना लिया। जी तो ये तो क्या लगता है आपको, तो गलत है? मैम आई थिंक उस टाइम मतलब जो हिस्ट्री में जब ये बना है उस टाइम के अकॉर्डिंग महल बनाना एप्रोप्रिएट था, बिकॉज तब क्योंकि यहाँ पे एक तो डिफरेंट मतलब वहाँ उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर है वहाँ पे जो आर्किटेक्चर में स्ट्रॉन्ग लोग हैं मतलब लेबर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। और तो वो तो हॉस्पिटल स्कूल्स बनाने में जो आपको सामुदायिक भवन बनाने में जो लोगों के काम है उसमें भी लग जाता है, वो तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। उन्होंने खुद का महल बना लिया, क्या मिला उनको बताओ? ये तो ये चीज हो गई कि आप किसी को रोटी दे दो खाने के लिए, थोड़े से पैसे दे दो और उन्होंने अपना घर बना लिया, जबकि अगर वो मजदूरी देते तो ज्यादा लगता। इसका मतलब तो उन्होंने अपना मतलब देखा। कोई बात नहीं। अच्छा, G20 सम्मेलन जैसे सर ने बोला, सिर्फ उसकी एक खास बात बता दीजिए जिसके कारण लगा अरे ऐसे कैसे, ये क्या हो ऐसा सरप्राइजिंग कोई ऐसी बात? हम इसमें यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यस, वेरी नाइस। अच्छा, एक टीना डाबी आपकी रोल मॉडल है, कौन से बैच की है रोल मॉडल? 2015 बैच। 15 है, अच्छा। अच्छा एक चीज बताइए, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। मैम ऑनलाइन एजुकेशन अभी मॉडर्न क्योंकि कोविड आ गया था तो तब ये बहुत बूस्ट किया है और इसके कुछ अच्छे फायदे भी हैं बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक तो जैसे जहाँ पे हमने पाया गया कि मोबाइल पेनिट्रेशन काफी अच्छी है इंडिया में, बट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो प्रॉपर नहीं, इसके कारण काफी लोग हैं जो फिजिकल स्कूल्स है वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो एक तो इसको कव कर रहा है, मतलब इसको मतलब अच्छा कर रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे लगता है कि रिसोर्सेज जो है बेटर यूटिलाइज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बैठ के पढ़ाया जा सकता है, तो मतलब कहीं पे भी बैठ के पढ़ा भी जा सकता है पढ़ाया भी जा सकता है। बट जो ऑफलाइन एजुकेशन है उसके कुछ और फायदे की, जैसे बेटर मुझे लगता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है और इसी के साथ में ऑनलाइन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो और ये फिजिकल एक्टिविटी को भी रोकता है। तो ऑफलाइन एजुकेशन में अगर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी चांस मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज बताइए कि हमें खेलना क्यों चाहिए? जैसे अभी गेम्स हो रहे हैं आपसे पूछा गया, क्यों खेल रहे हैं आप? मत नहीं खेलना, टाइम खराब, सब कुछ खराब। नहीं मैम, सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस का बर्डन है।
तो जो स्पोर्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होती है तो बॉडी बेटर रहती है, उसी के साथ मेंटल स्ट्रेस जो है उसको भी स्पोर्ट्स कम करता है। एंड स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क और जो डिसिप्लिन है वो भी सिखाता है। और इसी के साथ में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें कम्पीट करने के लिए स्पोर्ट्स को मतलब एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। तो इसका हमारे फिर देश की प्रगति पे क्या रोल रहता है कि आपका फिजिक अच्छा है, आपका मेंटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उससे वो तो खुद का ही करने वाला, उसमें देश को क्या फायदा? नो मैम, जो मतलब लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी अगर जो लेबर है उस लेबर या वर्कफोर्स है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बेटर होगी, तो फिजिकली भी वो स्ट्रांग रहेंगे तो मेंटली अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ओके, अब गिव यू वन सिचुएशन, आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में हैं, जा रहे हैं, आप हैं, आपके साथ आपका ड्राइवर है और कोई भी नहीं है, इवन आपका कोई भी गनमैन वगैरह, आपका एक व्यक्ति होगा, 3 जने आप लोग जा रहे हो। अचानक आपको एक भीड़ आती हुई दिखी है, आगे एक महिला भाग रही है जिसके सारे कपड़े वगैरह सब फटे हुए हैं, एकदम बहुत ही मैसी कंडीशन में है और उसको डायन कहकर मारने जा रहे हैं। आप उधर से निकल रही हैं, आपके पास कुछ भी नहीं, इवन आपका फोन वगैरह, आपका नेटवर्क सब बंद है, इवन जो आपका ड्राइवर है, जो कुछ भी आपके व्यक्ति और साथ में उसका भी फोन बंद है, आप क्या करेंगे उस वक्त? मैम सबसे पहले तो मैं उन जो लेडी जो भाग रही है उनको बचाने की कोशिश करूंगी। उसमें मैम अभी इमीडिएट तो मैं यही कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं, आप जाएंगे बचाने के लिए, भीड़ आप पे हमला कर देगी मैम। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी रिसोर्सेज नहीं, बट मेरे पास मेरी गाड़ी है जिसमें मैं बैठी हूँ, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर और अपने साथ। आप उनके पास पहुंच ही नहीं पा रही है, सारी महिलाएं कह रही है डायल भाग रही है, कर रही है, सारी हटा रहे हैं आपको, आप कैसे जाएंगे उसके अंदर? मैम जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी मेरे पास सिर्फ मेरी गाड़ी ही रिसोर्स है, तो मैं यही कर सकती हूँ कि मैं जैसे तैसे उनको कोशिश करके अपने साथ बिठाकर और एक बार अपने ऑफिस या जहाँ पे भी सेफ प्लेस है वहां तक ले आऊं। उसके बाद जो भी मतलब जो भी रीजन है और जो भी प्रॉब्लम है उसको उसके बाद ही देखा जा सकता है, क्योंकि इमीडिएटली उनकी जान बचाना और मुझे भी सेफली वहां से निकलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, डन। एक ही बताइए, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? मैम इंक्लूसिव ग्रोथ है कि जो हमारे सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि जेंडर वाइज देखें तो वुमेन हो गया या वल्नरेबल सेक्शंस है और जो भी कंपनीज है या मतलब जो भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ ले जाकर और जो ग्रोथ की जाए उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, जनरली ये बोला जाता है बेटी पराया धन है। व्हाट डू यू मीन पराया धन? मनी है कोई? पराया धन मतलब क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसे? हम पराया इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके उनकी शादी करके उनको दूसरे घर में जाना है, ठीक है, और धन इसलिए क्योंकि वो धन लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक रिसोर्स की तरह है। जो रिसोर्स कहाँ से आ गए? इज रिसोर्स मतलब सॉरी इट्स ओके। व्हाट इज बर्तन बैंक यूज नाउ? कैन यू अवेयर दिस? झुंझुनू की एक सरपंच है नीरू यादव जी, उन्होंने ये मतलब प्रोग्राम चालू किया जिसमें प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको आप उस बैंक में डिपॉजिट करके और उसके बदले में बर्तन वापस ले सकते हैं। हाँ नो यार, इट्स ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पंच गौरव प्रोग्राम, Yes. Can you aware this? Yes. And what is the Panch Gaurav in Jodhpur? मैम इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। Yes. एक क्रॉप, एक ट्री, एक स्पोर्ट्स, एक टूरिज्म साइट है और एक प्रोडक्ट है। और जोधपुर के लिए ये स्पोर्ट्स में जिम्नास्टिक है और जो टूरिज्म साइट है उसमें मैम मेहरानगढ़ फोर्ट है और जो क्रॉप है उसमें मैम जीरा है और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में हैंडीक्राफ्ट्स है और स्पीशीज में मैम मैं नाम काजली संस्थान है जोधपुर में। जी सर। क्या काम है इसका? सर ये सेंट्रल अरिड मतलब सर ये बेसिकली अरिड जोन जो है उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या किया इसके अभी कुछ जो रिसेंट है वो कुछ? सर हाफरी भी है, हाफरी भी है, अरिड जोन भी। यस। ये क्या है, इसका क्या काम है? सर ये अरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर। अच्छा,
सर ये एरिड रीजन के अंदर जो मतलब फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड रिसर्च करता है जी। कुछ किसी क्षेत्र में किया है, तो कोई प्रोडक्ट आया है इनका? सर मुझे नहीं ये मिनरल्स को हम दो भागों में बांटा है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। मेजर और माइनर में है क्या डिफरेंस है मुख्य रूप से? सर जो मेजर मिनरल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। उसका जो भी लीज अलॉटमेंट होता है, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। उसमें जो डिपार्टमेंट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वो इसको देखता है। और सर माइनर मिनरल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसकी जो भी लीज अलॉटमेंट और उसका प्रोसेस है उसको स्टेट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, वो देखता है। तो इसमें कौन कौन सी मिनरल्स को है वो शामिल किया गया है, ये कुछ है मेजर में? और सर मेजर मिनरल में सर आयरन ओर है, कॉपर है, इसके अलावा सर मैंगनीज है। और माइनर मिनरल में सर मैसेंजरी स्टोन है और सैंड है। और उसके अलावा सर अभी अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जी कि एक तो आपने तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और ये जो टेक्नोक्रेट के रूप में हो, माइनिंग इंजीनियरिंग से आपने है वो अपने एजुकेशन में है, और एक बराबर का जो साथी है वो सिंपल है, वो नॉन कॉलेजिएट है, वो ग्रेजुएट है, उसने भी आरएस दिया है, आपने भी आरएस दिया है, और यदि दोनों का ही सिलेक्शन होता है तो सेम नेचर है जॉब की है। आप अपने आप को श्रेष्ठ कैसे साबित करेंगे बीइंग एक टेक्नोक्रेट? सर आई थिंक नेचर ऑफ जॉब सेम है, बट जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स जॉब वो एक मतलब मेरे जैसे जो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और एक जो नॉन जनरल बैकग्राउंड से हूँ, उसमें मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट कर सकूं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वे में। जैसे कि मैंने अभी बात की थी डिजिटल जो टूल्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनका यूसेज मैं ज्यादा बेटर तरीके से कर सकूंगी। इस कारण से मैं बेटर परफॉर्म कर सकूंगी एक जनरल जो कैंडिडेट है। आपकी प्रायोरिटीज हम क्या रहेंगी यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती है? क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपके? जैसे मान लीजिए कहीं स्ट्रीम बना दिया आपको, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? सर सबसे पहले तो मैं अपने जो स्टेक होल्डर मेरे ऑफिस में और मेरे जो जिला जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करूंगी। कैसे करूंगी? तो उसके लिए मैं सर सबसे पहले स्टेक होल्डर एक मीटिंग रखूंगी, अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी। उसके बाद सर मैं एक लिस्ट तैयार कर पाऊंगी कि मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए जिन भी जिले में मैं पोस्टेड हूँ। और सर इसी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कोई जिला है जहाँ पे MMR बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा है, और उसके साथ जैसे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो मैं फिर प्रायोरिटाइज कर और फिर उन सब चीजों पे धीरे धीरे काम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। हाँ यस कमिंग। थैंक यू बैठो भैया। थैंक यू सर। पहला ही मौका आपका? सर सेकंड है। सेकंड है। कैसा लगा? आप पहले से तुलना की तो आपने? सर पहला दूसरी जगह दिया था, वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन था और ज्यादा डिग इन नहीं किया था, बट यहाँ पे मुझे लगा कि जैसे सर ने और मैम ने जो क्वेश्चंस पूछे, आपने पूछे, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल थे टुवर्ड्स मेरी जो इंजीनियरिंग है और मेरा जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड थोड़ा ज्यादा डीप है। देखिए हमारा मानना है कि इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चंस होंगे। आपकी जो ये जो स्टडी है माइनिंग इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग से काफी क्वेश्चन होंगे। आप इसमें जो में भी आप हिंदुस्तान पेपर में काम कर रही हैं? सर मैं कर रही थी, मैं छोड़ चुकी हूँ। अच्छा छोड़ दी आपने? मैंने 1 साल काम किया। 4 1 किया जो छोड़ दी। अभी तो आपकी 23 साल की उम्र हुई है, उसमें 1 साल जॉब भी कर लिया आपने, फिर छोड़ भी दिया। तो कहीं अभी ये भी पूछ सकते हैं कि अभी आप आरएस बन जाएंगे, वो भी छोड़ दें, फिर ये भी छोड़ देंगे, यूपीएससी में चले जाएंगे? यूपीएससी में चले जाएंगे आप? सर अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो सर डेफिनेटली, क्योंकि सबको एक्सीलेंसी की तरफ स्ट्राइव करते हैं, तो क्योंकि आपकी तो रोल मॉडल भी है वो टीना डाबी, तो उधर भी आप जो जाना पसंद करेंगे आप जी। तो एक इसका जवाब आप एप्रोप्रिएट ढूंढिए कि वो ये पूछते हैं कि
आपका हम सिलेक्शन कर देते हैं, फिर हमारा तो एक सिलेक्शन खराब हो गया, एक सीट खाली है हमारी, जो कि हमने तो इसलिए किया था कि बहुत लंबे टाइम तक है वो राजस्थान में सर्विस देंगे, ये एक अवसर मिलेगा, एक अवसर मिलेगा, लेकिन आप तो ऐसे छोड़ के चल दिए, एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी के आपने ठीक है सर, मैं इसका प्रिपेयर कर लूंगी, इसको तैयार करना था। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक ही जो मोल आप जो ये कर लेते ना, ये नहीं करें, क्योंकि बार बार जो आप सर आज मुझे बुखार था तो उसके कारण पसीना भी बहुत आ रहा है, जो चश्मा भी है बार बार सर चश्मा पहन के नहीं जाऊंगी, मैं लेंसेज पहन लूंगी, ये प्रॉब्लम है इसके, और आज मुझे पसीना भी आ रहा है तो उसके कारण और स्लाइड कर रही हूँ तो बार बार मुझे। बाकी और आपने क्या इवेलुएट किया है इस अपने आप के इंटरव्यू को, जो आप सर मुझे लगता है मेरी अभी मतलब मुझे थोड़ा वर्क करना चाहिए अपना और कंटेंट बेटर करने के लिए, जैसे सर ने स्कीम्स पूछी राजस्थान की तो वो मुझे नहीं आ रही थी प्रॉपर्ली, मैम ने मुझे सिचुएशन क्वेश्चन दिया तो उसको थोड़ा और बेटर कर सकती हूँ। और देखो उसमें ये होता है कि जैसे आप जा रहे हैं कोई महिला दिखे तो अपने वॉकी टॉकी तो होता है ना, वो कभी बंद नहीं होता, तो वॉकी टॉकी को बुला सकते हैं, और ऑब्वियस आप एसडीओ में तो आपको देखते हो वैसे भी थोड़ा सा चमकेंगे, जो वो आपको देखता है वो कोई भी आपकी जो, और आप एकदम से एक तो फुल आवाज में माइक से बोलेंगे रुको 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 रुको, इस तरीके से सब रुकेंगे आपको, दैट इज द प्रॉपर आंसर। और आपको ये कहना चाहिए मैं मेरी पर्सनालिटी का प्रयोग करके मैं इस तरह की सिचुएशन को बिल्कुल है वो हैंडल कर लूंगी, इतनी कैपेबिलिटी मेरे में है कि मैं उस सिचुएशन को संभाल लूंगी। वो जो कंडीशनिंग सवाल पूछा था कि जो उम्मीद पैलेस बन रहा हाँ उसका आपको देखो, तात्कालिक समय में लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, वहाँ के जो महाराजा जमराज जो रहे होंगे उन्होंने कहा कि खाने के लिए लोगों को क्या दी जाए, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा है तो थोड़ा सा चीज थोड़ी सी मैं आपको गलत कहूंगा, लेकिन ठीक है कि नरेगा जो है 200 रुपए आप उसमें दे रहे हैं, खोद खड्डे ही रहे हैं उसमें, कहीं पे भी धरातल पे वो काम नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को आप एंगेज भी कर रहे हैं और एक जो है वो न्यूनतम पारिश्रमिक भी उसको दे रहे हैं। ऐसा ही उस समय रहा होगा, आप कह सकते हैं उस समय पता नहीं क्या चीजें रही होगी, लेकिन उस समय जो महल बनाया गया होगा तो मेरी परिप्रेक्ष्य में एज पर माई रिव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उस समय चीजें इस प्रकार से रही होंगी कि लोगों के पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ के राजा ने सिर्फ हॉस्पिटल और ये भी तो बनाए हैं, हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल बनाया था, मतलोदार माधव सब बनाए हैं उन्होंने, साथ में वो भी चल रहे थे, आपको बोल रहे उन्होंने कौन सा देखा है आपके साथ में वो भी चल रहे थे। ये क्वेश्चन है पूछा गया है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ये पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन राजनीतिक बहुत बड़ा है, वो महिलाओं को है प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन वही है कि फिर वो सरपंचपति वाला कंसेप्ट आता है, प्रॉक्सी जो सरपंचपति का कंसेप्ट है, तो ये चीजें थोड़ा सा और देखिए, अभी तो डेट नहीं, अभी तो समय आपके पास अभी डेट नहीं आई, हॉबीज देख लीजिए ना, स्विमिंग में आप अगर लिखते हैं जाते हैं तो कौन है, कॉमनवेल्थ गेमों की भी बात हो, कॉमनवेल्थ कितने मेडल्स आएंगे अगर इसमें, ठीक है, गुड लक। सर मुझे एक डाउट भी पूछना था कि मेरा जो मैंने कैटेगरी स्पोर्ट्स पर्सन है, जनरल वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, बट मेरे मेंस के एडमिट कार्ड में भी स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी थी, बट जो मार्क्स रिलीज हुए ना अभी जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई, तो उसमें मैंने भी अपना चेक किया ना, तो उसमें मेरा सिर्फ जनरल वुमेन ही लिखा आ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं आ रहा, और जो डिटेल एक इंस्ट्रक्शंस वाला आता है ना 50 पेजेस का, उसमें भी मैंने अपनी जो क्राइटेरिया देखा स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबिलिटी में, तो उसमें मैं एलिजिबल हूँ नहीं, क्योंकि मेरा पार्टिसिपेशन है SGFI में मेडल होना चाहिए, मेडल होना चाहिए, तो अब फाइनली मेरी कैटेगरी जनरल रही, भले आपने कुछ ही कर दिया हो, अल्टीमेटली लास्ट में आपको कैंडिडेट मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम जी, कुछ देख लीजिए जी, अब तो देख रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगी। थैंक यू मैम।